अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। हमारी ज़िंदगी में जो हमारी आबो हवा है उसका बहुत अहम किरदार है। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि आजकल आशूब चशम के हवाले से आपने एक प्रोग्राम भी देखा कि इस वक्त जो है वो बड़ा एक मसला बना हुआ है आँखों की बीमारी का। खा वो बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, वो जो वबा है वो हवा के ज़रिए जो है वो फैल रही है और वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को लग रही है। इसी हवाले से आज मैंने अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए माहौलियात के जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ से डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात जो हैं मार शमशाद साहब, उनको इनवाइट किया। उनसे जानेंगे कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ से जो धुआं निकलता है, हमारे जो ईंट बनाने वाले भट्टे हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है, वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है उनका, और उसके लिए हम कैसे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एन न्यूज़ को टाइम देने का। मार साहब वेलकम। मार साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि एज ए डिप्टी डायरेक्टर आप माहौलियात मुल्तान कब से आप तैनात हैं? मेरी तैनाती 7 जुलाई 2023 से 7 जुलाई 2023 के 3 माह हो गए हैं। तकरीबन 3 माह हो गए। अच्छा, क्या जब से आपकी तैनाती हुई है आपने क्या देखा कि एज ए डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात के हवाले से आपके डिपार्टमेंट में किन किन चीज़ों की कमी है जिसमें बेहतरी लाई जा सकती है? हर जगह पे बेहतरी की गुंजाइश तो होती है। जब मैं आया यहाँ तो तकरीबन कोई आलमोस्ट 90% जो भट्ठे थे ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे थे। तो भट्ठों को जब हमने ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट करने की कोशिश की तो बहुत सारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा हमें। अब पहले ये बताता चलो मैं आपको कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये जो पुराने भट्ठे हैं, जब यहाँ से ये धुआं निकलता है, ये धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली अनस्टेबल है, एयर से ऑक्सीजन लेती है, फिर उसको कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये तब होता है जब इनकम्प्लीट कंबस्टन हो। कंप्लीट कंबस्टन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वही पौधे एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनकम्प्लीट कंबस्टन जब होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हाईली डेंजरस है, उसने क्या करना है कि एयर से ऑक्सीजन लेके फ़ौरन कन्वर्ट होना है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो एयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं तो खाना तो हम दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा खा लेंगे, पानी 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा पी लेंगे, सांस हम 1 मिनट भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल ऐसा। तो इंसान की जो सबसे, जैसे इंसानी जिस्म की जो सबसे, जैसे कहें कि फ्यूल है, वो क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर वो प्योर मिल रही है तो आपकी सारा बॉडी सिस्टम सही काम कर रहा होगा। अगर वो इम्प्योर है तो अल्टीमेटली आपको डिजीज़ हो जाएंगे। जैसे आजकल आपने देखा है कि कैंसर की रेशो बढ़ रही है, कैंसर की रेशो बढ़ रही है। तो जब हमने भट्ठों को ज़िगज़ैग कन्वर्ट करने की कोशिश की तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसके लिए हमने फिर उनको FIR भी दी, उन पे जाके हमने पानी भी डाला, उनको हमने इवन के सील किया। उसके बाद अब भट्ठा एक ऐसी चीज़ है, इसको हम ज़िगज़ैग, पहली बात यह कि ज़िगज़ैग क्या है जी। ज़िगज़ैग की 4 SOPs हैं। पहली ये है कि ज़िगज़ैग उनकी भराई, जिसे हम कहते हैं ज़िगज़ैग स्टैकिंग, वो ज़िगज़ैग स्टैकिंग है। आपने इस तरीके से, स्टैकिंग का मतलब है भराई इस तरीके से करनी है कि वो धुआं उसके अंदर रहे मैक्सिमम टाइम, और उसके अंदर जितने डस्ट पार्टिकल हैं, ऐश पार्टिकल हैं, वो नीचे बैठ जाएं, धुआं ऊपर साफ़ होकर चला जाए। दूसरी जो SOP थी कि उसमें आपने कोयला यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे भट्ठे थे जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल, इवन के प्लास्टिक की जूतियाँ, पुरानी ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। वो दूसरी जो कोयला यूज़ करना है। तीसरी ये थी कि ब्लोर लगाओ। ठीक है। ब्लोर जो लगाओ, वो ब्लोर क्या करता है कि वहाँ से सक करके ऊपर धुआं फेंकता है। चौथी चीज़ थी, वो जो कोयला आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने ग्राइंड करके डालना है। ठीक है। ऐसे नहीं डालना कि फिर इनकम्प्लीट कंबस्टन हो जाए। तो इसमें जहाँ तक ब्लोर की बात है, वो तो तकरीबन 99.9% भट्ठों ने लगा लिए। और उसमें से फिर दूसरा, जब हम आए जी आपने कोयला यूज़ करना है, सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ नहीं करना, उस पर बहुत सारी हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। कोयला महंगा पड़ता है गालबन उनको बानिस्बत इन चीज़ों से, क्योंकि ये लंडा, ये प्लास्टिक, ये 3rd क्लास चीज़ें। एक तो इसके ईंट की क्वालिटी वो नहीं रहती, दूसरी ये है कि उससे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था, और उनको उसमें बचत होती है। उसमें बचत होती है। तीसरी बात ये थी कि आपने कोयले को ग्राइंड करने के लिए एक मशीन की चाहिए। वो कहते हैं जी हम ये मशीन क्यों लगाएं? वो एक्चुअली एक माइंड सेट बना हुआ है कि पुरानी टेक्नोलॉजी में उस पर कन्वर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे।
फिर हमारे स्मोक रूल्स हैं, स्मोक रूल्स की हमने जाके उनको ब्रीफिंग दी कि आपको हम एक दफ़ा सील करेंगे, उसके बाद हम फ़ाइन करके, तीसरी ये है कि हम आपका भट्ठा डिमॉलिश करेंगे। ठीक है, ये क्लियर कट स्मोक। जब हम यहाँ गए तो उसके अलावा कुछ यूनियन थी, उनका भी रेजिस्टेंस सामने आई जी, ये सारा कुछ। अब तकरीबन अब तक 1 जुलाई से लेकर अब तक हमने 721 भट्ठे विज़िट किए। ठीक है, उनमें से 470 को हमने सील किया, 105 FIR हैं और तकरीबन 1,64,00,000 रुपया हमने फ़ाइन किया। फाइन की जो रिकवरी हुई जी, फ़ाइन किया हमने। इसी तरह जब हम आ जाएं इंडस्ट्री पे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट एक इंडस्ट्री लगा लेता है, लेकिन उसके साथ एक इमिशन कंट्रोल सिस्टम उसको लगाना होता है। इमिशन कंट्रोल सिस्टम वो लगाएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो इंसान के लिए नुकसानदेह है वो एयर में ना जाए, क्योंकि एयर से ही हमने सांस लेना है। तो अब तक तकरीबन जो 1 जुलाई जो 7 जुलाई से लेकर अब तक 410 हमने इंडस्ट्रियों को विज़िट किया। उसमें 33 इंडस्ट्रियों को हमने सील कर दिया, उनमें इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ ही नहीं था और उसमें जहमत ही गवारा नहीं की। 32 को हमने FIR करा दी उन पे और तकरीबन 1 करोड़ रुपया इंडस्ट्री पे हम फ़ाइन कर दिए। हमारे साहब एक बात बताइए कि जैसे अभी आपने भट्टों के वाले से बताया, एक तो आप फ़ाइन कर रहे हैं, दूसरा आप FIRs कर रहे हैं, तो इसकी जो FIRs आप देते हैं ये कितनी कारआमद होती है? क्या इसमें ऐसा होता है कि जो FIR देते हैं इस्तेखासा, तो वो उसका कोई जुर्माना है जो पेड करेंगे और उसके बाद वो FIR ख़त्म हो जाएगी, या इसमें उनको कोई नहीं सज़ा वगैरह होती है? सज़ा होगी। पहली तो ये है कि जब वो FIR हो जाएगी, उसने कोर्ट में जाना है, तो जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने उसे फ़ाइन किया उसने वो पे करना है, जो आप पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, वो हम पे कर चुके हैं। अच्छा, वो उसने बैंक में जाके जमा कराना है, हम उसको चालान देते हैं। ठीक है, 32 चालान उसको देते हैं, उसने बैंक में जमा कराना है। तब तक जज साहब उसकी ज़मानत नहीं लेंगे, तब तक फ़ाइन वो पे नहीं करेगा। उसके बाद फिर उस जुर्म की जो सज़ा है वो जज साहब ने डिसाइड करनी है। ठीक है, वो जज साहब पे डिपेंड करता है कि वो उसको जुडिशल करे, उसको फर्दर फ़ाइन करे। सज़ा उसकी है क्या? पाकिस्तान के कानून के लॉ के मुताबिक उसकी क्या सज़ा उसको है? आमतौर पर फ़ाइन किया जाता है, वो डिपेंड होता है कि उसने नेचर ऑफ, यानी कितनी दफ़ा उसने कि ये कानून तोड़ा है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक, कंटिन्यू कीजिएगा इंडस्ट्री के हवाले से आप बात। ये इंडस्ट्री पे तकरीबन 1 करोड़ रुपया हमने अभी तक फ़ाइन किया। उसके बाद हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाके पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक मीटिंग की कि भाई अब कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं चलेगी जिसमें इमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये आगे हमारी हेल्प की, उनको मैसेज दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक भी लगाने को तैयार नहीं हैं। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यह है कि एक तो वो अड़े हुए हैं पुराने उस पर, दूसरा वो कहते हैं जी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हालांकि गवर्नमेंट उनको मिनिमम 2% पे वो लोन दे रही है, वो भी नहीं कर रहे। ठीक है ना जी, हमारे कितने एक्सपेंसेस उसके ऊपर आ जाते हैं जो ये इतनी उसके ऊपर अड़ी फंसी कर रहे हैं कि जी हम नहीं जाते, नहीं लगाते? वो डिपेंड करता है कि उनकी इंडस्ट्री किस चीज़ की है, ठीक है, उनका इमिशन लोड कितना है। ठीक है, अगर उसके हिसाब से उसकी कास्ट आएगी, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि वो उनकी किस नेचर की है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा मर साहब, आजकल स्मोक का आपने देखा है जैसा कि बहुत बड़ा दोबारा से शुरू हो गया स्मोक का, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं महकमा माहौलियात की तरफ से? महकमा माहौलियात सुबह से लेकर शाम तक कोई भी इंडस्ट्री है, भट्ठा है, ट्रैफिक है, हम धुआं छोड़ने वाली कोई भी चीज़ होगी उसको नहीं चलने दे रहे। उसके लिए हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे देखें, हमारा एक इंस्पेक्टर वो चलाने पे लगा हुआ है। अब 1 जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 15,632 गाड़ियों को चेक किया, उनमें से 1,041 गाड़ियों को चालान किया, तकरीबन रोड पे जो भी है दो धुआं छोड़ रही है, उसमें तकरीबन 11 लाख रुपया जुर्माना किया गया। ठीक है, अब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के DG साहब की क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने कहा कोई चीज़ जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है वो नहीं चलेगी, चाहे वो भट्ठा है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो गाड़ी है। ज़ाती सा सवाल है यहाँ पर, क्या हमारे अंदर शऊर नहीं है बहैसियत मुसलमान, एक पाकिस्तानी होना, इंसानियत के नाते, कि हमें सोचना चाहिए कि अगर मैं कोई गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इंडस्ट्री चला रहा हूँ, कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ, भट्ठा चला रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से काम से जो धुआं जा रहा है वो हवा में शामिल हो रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन जो लोग ले रहे हैं
वो उनमें मेरे भी तो फैमिली शामिल होगी ना, मेरे बच्चे भी होंगे, मेरी माँ भी होगी, भाई भी होगा, उनको भी वो उससे उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो क्या वजह हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान है, शऊर की कमी है, जो हम इस तरफ नहीं आते और अपने मफादात को देखते हैं? मैं इसको ये कहूँगा कि नॉलेज है, किसी हद तक कह सकते हैं कि कुछ लोगों को नहीं है, तो उनको जाके जब हम बताते हैं, कुछ तो ऐसे सेंसिबल लोग हैं वो कहते हैं जी आप हमें बता दें किधर से लगना है, हम फौरी तौर पे इसको करते हैं, हम इसको करते हैं। कुछ के पास दूसरे जो होते हैं जिनको दूसरे लफ्ज़ों में कह देने कि वो कबूल ही नहीं करते कि हमने इसको चेंज करना है। ये हमारे दादा ने ऐसा किया था, उन्होंने भी चेंज नहीं किया तो हम क्यों करें, मेरे बाप ने ऐसे किया था, हम क्यों करें। तो ऐसे लोगों के लिए फिर हमें सख्ती के साथ निपटना पड़ता है। तरबियत की यानी कि कमी है, कमी है, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। वो थोड़ा सा जहन चेंज होने में ना वो टाइम लग रहा है। तो आपको लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा कि या इससे मुतल्लिका या गवर्नमेंट के लेवल पे कोई ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए जिनमें इनको बुलाया जाए, इनको बताया जाए कि जिस चीज़ को हो रही हैं, उसके बावजूद भी हो रही हैं। उनके बाद इवन के जब नए समूह रूल्स बने हैं, हमने जाके इनको पूरी प्रेजेंटेशन दी है, भट्ठा एसोसिएशन को दी है, इंडस्ट्रियलिस्ट को दी है, और हमने जाके बैनर्स लगाए हैं, उसके अलावा पब्लिसिटी की है कि ये आपका हो जाएगा। उसके बावजूद भी वो रेजिस्ट करते हैं। जब रेजिस्ट करते हैं तो फिर उसके लिए हमें सख्त इक़दाम करने पड़ते हैं। अब उसके ये हमने हल ढूंढा है कि वो भट्ठे जो बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हैं, हम उनको डिमॉलिश भी करेंगे। ठीक है, उनको किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। उसके लिए इंतज़ामिया ताउन करती है, इंतज़ामिया ताउन करती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारे साथ है। और जब हम जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हमें फुल सपोर्ट होती है। वो हमें पुलिस भी साथ देते हैं, एसी साहबान भी हमारे साथ जाते हैं, तो तब जाके हम इन पे करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, नाज़रीन को हमारे आगाह कीजिएगा कि स्मोक के हवाले से क्या हमारी जो आवाम है वो ज़ाती तौर पे क्या कैसे उससे बच सकती है, कैसे एहतियाती तदाबीर अपना सकती है? एहतियाती तदाबीर ये है कि सबसे पहले जो है ना, स्मोक में जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है स्टबल बर्निंग। दूसरे नंबर पे आती है ट्रैफिक। स्टबल बर्निंग में जब एक फसल को आप आग लगा देते हैं, उसके डस्ट पार्टिकल हवा में, जो ही टेम्परेचर कम होगा, मॉइस्चर के साथ मिलके वो एक थिन लेयर बना देता है, ऊपर से सनलाइट नहीं आने देता। सनलाइट नहीं होगी, आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कितने अरसे से ये शुरू हुआ है कि ये जो फसल की कटाई होने के बाद आग लगाने का सिस्टम, ये अभी कुछ अर्सा से शुरू हुआ है? इससे पहले तो इस तरह का कोई सच नहीं था, कभी कोई शायद नादिर देखने में आता था। वो यूँ हुआ है कि अब किसान ये चाहता है कि पहले होती थी 2 फसलें जी, अब किसान चाहता है कि साल में मैं 3 से 4 फसलें ले लूँ। अब वो जो बाकियात, जैसे अब राइस की फसल है, जो अर्ली फसल है, उसने उसको ऊपर से काट लिया, नीचे उसको काटना गवारा नहीं किया, उसको आग लगा दी और उसके ज़हन में ये फर्टिलाइज़र बन जाएगा। हालांकि वो फर्टिलाइज़र नहीं बनेगा, बजाय इस चीज़ के वो उसी को कल्टीवेट करके उसको अंदर ज़मीन के अंदर डाल देता था, तो उसने फर्टिलाइज़र का रूप इख्तियार कर लेना था कुछ अरसे बाद। वो उसको आग लगा देता है। शॉर्ट टर्म की पॉलिसी पे हमारा किसान आ गया, ताकि मेरी फसल एक और जो है वो जनरेट हो सके, वहाँ से मुझे मज़ीद बेनिफिट मिल सके, मज़ीद बेनिफिट मिल सके। अब इसके हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने भी, ये मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट का एक लाइजन हुआ है कि हमने स्मोक को कैसे कंट्रोल करना है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी डेली बेसिस पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, जहाँ उनको स्टबल बर्निंग आती है। पहले उन्होंने ऐलानात करवाए उनको, उसके बाद उन्होंने ये जो रोड के साथ उनके वो बनी होती हैं बुर्जियाँ, उन पे लिखवाए। फिर उनको जाके एफिडेविट लिए कि आप ये काम नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी करते हैं कि फिर वो जाके उन पे FIR भी देते हैं और उन पे फ़ाइन भी है, वो फ़ाइन भी होता है। दूसरा जो कंट्रीब्यूटर है स्मोक का, वो है ट्रैफिक। हमने गाड़ी ले ली, लेकिन गाड़ी को हमने मेंटेन करना मुनासिब नहीं समझा, और गाड़ी में से आपने देखा होगा कि स्मोक जिस गाड़ी में से निकल रहा है उसको ट्रैफिक वाले भी रोक रहे हैं, वो अपना इन्वायरमेंट वाले भी रोक रहे हैं। अब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के DG साहब ने ये क्लियर कट कहा है कि भाई कोई गाड़ी जो धुआं छोड़ रही है वो रोड पे नहीं आएगी, उसको बंद कर दें। जब तक वो जाके उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट लेके नहीं आता, रोड पे उसको नहीं चलने दिया जाएगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि वीडा की बसेस बहुत ज़्यादा धुआं, आजकल तो बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है वीडा का, बहुत ज़्यादा उसका इशू है। अब वीडा की एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लेटर लिखे, उसके बाद उन्होंने उनकी इंस्पेक्शन करवाई। उनकी कुछ 72 बसेस की रिपेयरिंग होने वाली थी, उन्होंने शुरू करा दी है। अब वीडा की वो बसेस रोड पे आ रही हैं
जिनकी रिपेयरिंग हो गई है, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, उसको सबको रोक नहीं सकते थे, तो उनकी अब उन्होंने रिपेयरिंग कराना शुरू करा दी है और उनकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट जब इशू होते हैं तो तब वो रोड पे आती हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मार साहब से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे कि माहौलियत के हवाले से इन्होंने कौन कौन से ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे हमारी जो आवाम है उसको रिलीफ मिला है। एक शॉर्ट ब्रेक और वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मार साहब से हमारी बात हो रही थी, एज ए डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मुल्तान तैनात हैं कि स्मोक के हवाले से, और जब से इनकी तैनाती हुई है एज ए डिप्टी डायरेक्टर क्या क्या चेंजिंग लेके आए हैं। मार साहब, ये भी बताइएगा हमारे नाजरीन को, इंडस्ट्री जो है हमारी, इनका जो जिनसे धुआं निकलता है उनके लिए तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया हुआ है कि वो इंडस्ट्री स्टेट में लगा सकते हैं अपनी फैक्ट्री, अपने यूनिट्स। आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ लोग छुप छुपा के घरों में भी यानी कि और महल्लों में फैक्ट्री लगा रहे हैं। उसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं आप? देखिए, अगर इंडस्ट्री पहले लगी है जी, आबादी बाद में बनी है, ठीक है, तो फिर उस इंडस्ट्री को हम बाउंड कर देते हैं कि आपने सारे SOPs फॉलो करने हैं। ठीक है। चाहे वो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है, वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है। अब अगर उसके आबादी पहले लगी है, बंद है, और उसमें लगाना चाह रहा है तो उसको एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट NOC नहीं देगा। ठीक है, वो वहाँ नहीं लग सकती। अब ये जो छोटी छोटी होती है जिसको हम काटेज इंडस्ट्री कहते हैं, घर में ये लगा लेते हैं, तो उसके लिए भी हमारी सुबह से शाम तक टीमें फील्ड में होती हैं। जहाँ नज़र आती है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उसको सील किया जाता है, फ़ाइन किया जाता है, उसको पूरा यानी कि एक SOPs में लाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ये बताइएगा अवामी शिकायत जो होती हैं वो आप तक पहुंचाने का क्या तरीक़ाकार है? उसका कोई आपको मेल्स करनी पड़ती हैं, कोई प्रॉपर आके एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और अगर कोई एप्लीकेशन लेकर आता है तो आपसे मिलने का क्या तरीक़ाकार है? जी, पहले तो ये है कि हमारी जितनी भी अवामी शिकायत हैं, अगर वो एप्लीकेशन की सूरत में देते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं विद इन वीक उसको सॉल्व करूं। उसके अलावा हमारा ईमेल वो भी लिखा हुआ है, उस पर वो कर सकते हैं। सिटीज़न पोर्टल है, उस पर भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है जो, उस पर भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि किसी भी की कंप्लेंट आई है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ। अजाला करने का क्या तरीक़ाकार है कंप्लेंट का? जो कंप्लेंट करता है उसका अजाला, इसमें अजाला करने का ये होता है कि हम साइट पे जाके उसको इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें से जो मोस्टली होती हैं वो यानी हम कह सकते हैं कि 30 to 40% जो होती हैं वो पर्सनल ग्रजेस होती हैं। वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन जो उसमें से जेन्युइन होती हैं उनमें से हम उसको हियरिंग नोटिस देते हैं। हियरिंग नोटिस के बाद उसका जवाब देते हैं। जवाब देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि आया कि इसका जवाब सेटिस्फाई है या नहीं है। फिर उसके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई जो हमें लॉ कहता है हम उसके खिलाफ शुरू कर देते हैं। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के 24 घंटे अवेलेबल है आवाम के लिए। ठीक है, वो किसी भी वक्त वो हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वो हार्ड फॉर्म में वो हमें दे सकते हैं, पोर्टल पे दे सकते हैं। ये 24 घंटे आवाम के लिए अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ मैं एक गुजारिश करूँगा कि आवाम से ऐसी शिकायत जो हकीकत पे मबनी ना हो वो ना किया करें। उसमें से ऑलरेडी हमारे पास पहले वसाइल कम है, बिल्कुल, वो हमारा टाइम का बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारी जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो फिर पीछे रह जाती हैं। बार बड़ी अच्छी बात आपने की। ये बताइएगा महकमा माहौलियात को वसाइल के हवाले से किन चीज़ों की जो है ना वो सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगर वो आपको इन्वायरमेंट दे दी जाए और वो चीज़ें, वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अगर आपको दिए जाए इक्विपमेंट, तो आप अच्छे अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? जी, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना वो हमारे पास कम है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब पब्लिक सर्विस कमीशन से लोग रिक्रूट होके आ रहे हैं, वो ही हमारा मसला हल हो जाएगा। दूसरा जो है ना हमारे पास जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम ये आता है कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, ठीक है, वो रिसोर्सेज हमारे ज़ाय हो जाते हैं जो फेक होती हैं, कंप्लेंट फेक जो लोगों के होते हैं। तो फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास 10 एप्लीकेशन आई, 10 में से 4 ओरिजिनल थी या 5 ओरिजिनल थी। जो 5 पे हमारे रिसोर्सेज ज़ाय हो गए ना वो हम पीछे चले जाते हैं। ये हमें प्रॉब्लम आता है। अच्छा, बाहर के ममालिक में माहौल और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं,
जी। क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई चीज़ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब भी कोई हमारे पास एनओसी लेने के लिए आता है जी तो उसके लिए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की एक कंडीशन है कि आपने इतने पौधे लगाने हैं। ठीक है। जब तक वो पौधे नहीं लगाएगा उसको एनओसी इशू नहीं होगा। वो बाकायदा हमें पौधों की आके रसीद देता है कि मैंने फ़लाँ जगह से लिए और मैंने फ़लाँ जगह पे लगाए। ठीक है। जिसका आपको काफ़ी नज़र भी आ रहा होगा, आप रोड पे जाएंगे तो माशाल्लाह ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पौधे, इनमें से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है। तो इसके लिए अब तक जो आपने जैसे मुझे बताया कि FIRs भी की गई हैं, टोटल जो इंडस्ट्री पे और भट्टों पे जो FIRs हुई हैं उनकी तादाद क्या है, और वो जो FIRs में जो पहले आपने जुर्माने किए हैं एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को दोबारा बताइएगा, और उसके बाद जो कोर्ट की तरफ से उनको फ़ाइन किया गया उसकी क्या तादाद बनती है? तकरीबन अब तक 255 FIR टोटल हो चुके हैं। ठीक है, इंडस्ट्री और भट्टों पे, इंडस्ट्रीज़ और भट्टों पे। अब 255 FIR पे जो हमें फ़ाइन हमने किया है भट्टों पे 1,64,00,000 रुपया हमने फ़ाइन किया है। ठीक है। और तकरीबन 1 करोड़ रुपया इंडस्ट्री पे किया है। ठीक है। तकरीबन 11 लाख हमने फ़ाइन किया हुआ है ट्रैफिक पे। ठीक है। अब अगला आपका क्वेश्चन के कोर्ट जो फ़ाइन करती है वो उन्होंने कोर्ट के खाते में जमा कराना होता है। अच्छा, वो महकमे के नहीं आएगा? महकमे के खाते में। महकमाना वो नहीं है, वो हाँ। कोर्ट के पास जाएगा। हाँ, ये जो हमने फ़ाइन किया है ये महकमे के पास। ये फ़ाइन हमने जो किया है हमने इनको चालान दिया है। ठीक है। ये चालान उन्होंने नेशनल बैंक में जमा कराना है, जमा करा के आके हमें उन्होंने एक कापी देनी। ठीक है। ये अच्छा, फील्ड में जो हमारे जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं जाते हैं, दीगर अमला जो जाते हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले आप किसी को जब जाएंगे ना, पहले तो लोग मानने को तैयार नहीं है कि हमने कोई मिस्टेक भी की है। महकमा माहौलियात को ग़ालिबन लोगों के जहनों में चीज़ें वो तस्लीम नहीं करते भी कहाँ से आ गए, क्या है, कहाँ से आ गए। और फिर वो जब उनको जाके बताते हैं, पहले तो उनका ये होता है कि यार एक इंस्पेक्टर आया है क्या खोल, वो इवन के बाद इंडस्ट्रीज़ तो उसको गेट से अंदर आने नहीं देती, अंदर नहीं आने देती। जब उनको नोटिस जाता है तो वो नोटिस पे भी तवज्जो नहीं, जब दूसरा जाता है फिर जब उसको एक्शन होने लगता है फिर उनको पता चलता है कि नहीं ये सही था। अब हमारे इंस्पेक्टर को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो जब इंडस्ट्री के अंदर जाएगा तो इंस्पेक्शन करेगा, अगर उसको नहीं जाने दिया जाएगा तो इंस्पेक्शन कैसे करेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है उन्हें पता है अब इन्होंने इंस्पेक्शन करनी है तो वो वेट कराएंगे, तब तक वो अपना सिस्टम उसको सीधा कर लेंगे ताकि वो हमारी को पकड़ा ही ना हो सके। लेकिन इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, वो अचानक करेगा विज़िट, एक दफ़ा कर लेगा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, ये फिर वो निकल आती हैं, चीज़ें निकल आती हैं, वो छुपती नहीं। देखिए एक धुआं है, धुआं आप कितनी देर रोक सकते हैं? बिल्कुल नज़र आएगा, आपने चलानी है, दिन में नहीं चलाएंगे, शाम में नहीं चलाएंगे, रात को नहीं, लेट नाइट चलाएंगे, इसके अलावा तो कोई 9 बजे 10 बजे तक के इवन हमारे फील्ड में होते हैं लोग। ठीक है ना, वो नज़र आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है फील्ड में जो इंस्पेक्टर्स वगैरह जाते हैं, दीगर अमला जाता है तो उनके साथ कोई तनाज़ा, कोई लड़ाई झगड़ा? जी बिल्कुल होता है, मेरे साथ पर्सनल हुआ है। मैं एक भट्टे पे, हालांकि उसके ख़िलाफ़ कुछ 4 FIR हो चुकी थी, उस पर फ़ाइन भी हो चुका था, लेकिन फिर भी नहीं करा। तो उस पर जब मैं पानी डालने गया तो वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने लेबर, एक भट्टे पे तकरीबन 200-250 करीब बंदा होता है जो काम कर रहा होता है, वो इकट्ठे हो गए, रेजिस्टेंस शुरू कर दी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ होती है, पुलिस साथ होती है, ठीक है ना, वो फिर इस तरह के कवर हो जाते हैं। रेजिस्टेंस ज़रूर होती है, रेजिस्टेंस उन्हें करनी है। पुलिस की तरफ से भी आपको जो ताउन है वो भरपूर अंदाज में मिलता है ताकि वो जो चीज़ें हैं वो मिसमैनेज ना हो, उनको अच्छे अंदाज में मैनेज किया जा सके। अच्छे अंदाज में। यहाँ मेरी भट्ठा मालकान से भी एक गुजारिश होगी जी कि देखिए आपने करना है, इसको ज़िग-ज़ैग करना है, ज़िग-ज़ैग के अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, ज़िग-ज़ैग की आपने मासा पहले भी बात की और आपने बताया कि उसकी तरतीब जो है वो इस तरह, हमारे नाज़रीन को ज़रा ये एक दफ़ा दोबारा ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा, ज़िग-ज़ैग जो कह रहे हैं आप, कह रहे हैं जो ईंटों के ढेर लगाए जाते हैं सादे अल्फाजों में, उसको ज़िग-ज़ैग की सूरत में लगाए जाएँ पकाई के लिए? नहीं, वो एक्चुअली पहले ये जो पुरानी भराई होती थी वो यूँ लगाते थे, ठीक है, सीधी, ठीक है। अब उन्होंने किया है कि ज़िग-ज़ैग यानी ऐसे यूँ लगा, ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो हो आग उसके अंदर रहे, ठीक है, और वो जो ऐश है वो नीचे बैठती जाए। अच्छा, इससे भट्ठा मालकान को
60% फ़ायदा है। फ़ायदा है। उसके लिए करना क्या पड़ता है कि उन्हें स्टैकिंग करनी पड़ती है और उसकी ज़िगज़ैग की एक छोटी सी शेप देनी पड़ती है। अब यहाँ भट्ठा का जो मालिक है उसने दे दिया एक उसको ठेके पे दे रखे। ठेकेदार कहता है कि जी मैं इसको क्यों इस पे शेप दूँ, मेरा तो साल रहता है, मेरे तो 2 महीने रहते हैं, मेरे तो 4 महीने रहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, मेरा तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये अब जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं वो प्रॉब्लम इस वजह से आ रहे हैं कि वो जो कंट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो कहता है जी मेरा टाइम इतना नहीं है, मैं इस पे 5-10 लाख रुपया क्यों लगाऊं। अब मालिक को जब वापस जाएगा वो खुद से खुद करेगा और उसके बाद वो खुद करे। इसलिए वो जो कंट्रैक्टर है वो नहीं करना चाह रहा, जिसकी वजह से अब हमारा जो एक्शन होता है वो एक्शन कंट्रैक्टर पे होता है। भाई इस वक्त भट्ठा पे तो नहीं, पोजीशन तो उसके पास है, भट्ठा चला तो आप रहे हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी तो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको तो समझ आ गई है, वो कन्वर्ट करना शुरू हो गए। लेकिन जो उसमें फिर ऐसे भी लोग हैं जो वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे खड़े हैं, जी हम यूँ करेंगे, हम मेरी ईंट ऐसी नहीं बनेगी, बिकेगी नहीं, ये नहीं होगा। वो एक उनकी अपनी एक थ्योरीज़ हैं, वो अपनी उस पे माइंड पे अड़े हुए हैं। तो मकसद आखिर में हमारे नाजरीन को, हमारे जो सीनियर्स हैं उनको, हमारे जो सियासतदान हैं, अहकाम बाला हैं, उनको कोई आप महकमा माहौलियात की तरफ से कोई पैगाम देना चाहें, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें कि किस तरह वो हमारे माहौल को, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको कैसे वो साफ़ सुथरा रख सकते हैं? उसका सबसे पहला मेरी तरफ से पैगाम यही होगा, जहां आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके साथ आप एमिशन कंट्रोल सिस्टम ज़रूर लगाएं। इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं तो अपनी अगली नस्ल के लिए लगा रहे हैं। अगर आप एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाएंगे, आपकी नस्ल की एवरेज लाइफ कम हो जाएगी। एवरेज लाइफ कम होगी तो आपके वो इंडस्ट्री लगाने का क्या फ़ायदा जहाँ इंसान ही नहीं रहा। आप अगर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, एवरेज लाइफ बढ़ेगी। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जितनी प्लांटेशन कर सकते हैं वो प्लांटेशन करें। मेरा जो अपना एक ज़ाती एक राय है, या उससे कह रहे हैं कि एक बंदा कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाए, चाहे वो छोटा लगाता है बड़ा लगाता है, एक पौधा ज़रूर लगाए। और मेरी भट्ठा मालकान से गुजारिश होगी, भट्ठा मालकान और ठेकेदार ये मिल के बैठें, जहाँ इनका कोई प्रॉब्लम है आपस में, ये उसको सॉल्व करें, ताकि आवाम जिस उसका शिकार है आबो हवा का, उससे बच सके। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बग़ैर SOPs के, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो भट्ठा है, चाहे वो ट्रैफिक है, ये नहीं चलने दिया जाएगा। ये क्लियर कट मैसेज है। और मेरी फिर एक दफ़ा गुजारिश होगी कि आप इन्वायरमेंट के जितने SOPs हैं उनको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया मार साहब। मार शमशाद साहब आज डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मुल्तान आज हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। उनसे हमने गुफ्तगू की माहौलियात के हवाले से, स्मोक के हवाले से, भट्टे से जो धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्री में से जो धुआं निकल रहा है, उस हवाले से हमने बात की। यकीनन आपने इसके तमाम SOPs उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ में हमारे नाजरीन को, हमारे जो बिज़नेसमैन हैं उनको भी बताए कि अगर हम इस तरह से अपने इन्वायरमेंट को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम जो SOPs हैं महकमा माहौलियात की तरफ से उसको अपनाएं। उससे ना सिर्फ बल्कि आपको ख़ुद को फ़ायदा होगा, बल्कि आने वाली जो हमारी नस्ल है उसकी भी जो लाइफ है वो बढ़ेगी। तो हमें इस चीज़ पे बहैसियत एक कौम सोचना भी चाहिए, चाहे वो गाड़ियाँ हों हमारे घर में इस्तेमाल में, हमारी कमर्शियल इस्तेमाल में, अगर उसमें कोई उनकी जो मेंटेनेंस है उसमें कोई फॉल्ट है तो हमें चाहिए कि हम उसको वर्कशॉप लेकर जाएं। वो धुआं दे रही हैं गाड़ियाँ तो उनको वहाँ पे जाके मेंटेन करवाएं, ताकि हमारी जो नस्ल है, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ो करबा हैं, कोई भी शख्स है चाहे वो उसके इफेक्टी ना बने। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। नए मेहमान के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।